हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और एसेक्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जो कि लैंकाशायर का घर है। फिर से क्रॉस ग्रुपिंग है, फिर से रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, ये सब बातें हम पहले भी बता चुके हैं, तो वो फिर से रिपीट नहीं कर रहा मैं। दोनों टीम्स की हालत अगर मैं बताऊं तो एसेक्स ने एंड में आते आते काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं उनकी तरफ से हमें देखने को मिले हैं। वैसे तो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे वो सीज़न के शुरुआत में, लेकिन उसके बाद एक टाइम पे लिए लग रहा था कि शायद इनकी टीम में एक ही परफॉर्मर है जिनका नाम है मैट क्रिशली। लेकिन सही बताऊं तो मैट क्रिशली के इंजर्ड होने के बाद से एसेक्स ने जो गियर पकड़ना शुरू किया है वो काफ़ी अच्छा रहा है उनकी तरफ से, और एट लास्ट वो नॉकआउट स्टेज में पहुंच भी गए हैं। लास्ट सीजन मेरे ख्याल से वो नहीं पहुंच पाए थे। लैंकाशायर ठीक ठाक हालत में है, नॉकआउट स्टेज में ही पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी तरफ से मतलब सिक्वेंशियली सही नहीं हो रही है। ठीक है, इनके बॉलिंग को लेकर प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। जनरली जो इनका स्ट्रेंथ रहता था स्पिन डिपार्टमेंट में, वो भी इस सीज़न में उतना हल्का मतलब उतना अच्छा नहीं दिखा है। उसके ऊपर मैट पार्किंसन, लिविंगस्टोन जैसे प्लेयर्स भी नहीं हैं। बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आ रही है। हालांकि एज ए यूनिट वो अच्छा कर रहे हैं, सभी मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो ठीक ठाक है। मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता कि कौन सी टीम फेवरेट है या ये है, रिकॉर्ड्स भी उतने ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि लैंकाशायर का ये घर है और इस सीज़न में लैंकाशायर इस ग्राउंड पे अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है। पहले मैच में उन्होंने टाई करा था यॉर्कशायर से, उसके बाद सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि एडवांटेज कहीं ना कहीं लैंकाशायर को मिल सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। हालांकि आखिरी दो जो क्वार्टर फाइनल्स हुए हैं वहाँ पर अवे टीम जीती है, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच में भी वही टीम वही चीज़ होती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हेड टू हेड। हालांकि यहाँ पर एक मैच तो है जो 3 साल पुराना भी है, वो भी एक नॉकआउट मैच ही था, लेकिन वो भी एक न्यूट्रल वेन्यू में हुआ था। 2019 का मैच है। लैंकाशायर ने बना था 159 करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको यहाँ से डेन विलास, यहाँ पर आरन बियर्ड और एसेक्स उसको चेस करके गई थी, जहाँ पर आपको सकीब महमूद, लिविंगस्टोन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ये आपको देखने मिल जाते हैं। तो मोटा मोटा मोर देन एवरेज वाला टोटल हमें देखने मिला था इस फिक्चर में। और डेन विलास, आरन बियर्ड करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जो है ये दो नाम आपको देखने मिल जाते हैं। आरन बियर्ड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इंजरी के बाद से, जब से उन्होंने वापसी करी है। ऐसा कोई मैच नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं जहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा है, और रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी हुआ है, तो मोराल भी काफ़ी हाई होगा इनका। तो देखते हैं आगे। बाकी देखिए हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्राउंड में जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स थे जैसे कि लिविंगस्टोन, एलेक्स डेविस तो चलिए नहीं खेलते हैं, मैट पार्किंसन वो नहीं खेल रहे हैं, तो वो भी हम छोड़ देते हैं और आ जाते हैं और देखते हैं कि इस सीज़न में जितने भी मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे, वो मैचेस कैसे हुए हैं और किस तरह के बॉलरों को हेल्प मिल रहा है और क्यों लैंकाशायर इतनी डोमिनेटिंग रही है इस ग्राउंड पे इस सीज़न में। जो एक बेसिक आइडिया है हमें ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के बारे में कि ये रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, आपको जनरली मोर देन एवरेज टोटल बनते हुए दिखते हैं। 170 180 ऑन एन एवरेज बन जाते हैं यहाँ पे। स्पिनर्स का रोल कभी कभार होता है, लेग स्पिनर्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी पेसर्स ही लेते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग वैसा कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि पेसर्स नंबर में ज़्यादा होते हैं तो पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिल जाते हैं। बाकी कुछ नाम यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर दिख जाएंगे, तो नोटिस करो। ठीक है, ये पहला मैच था जो मैंने बताया कि टाई हुआ था, और इसी मैच से सॉल्ट जो है उन्होंने लैंकाशायर का डेब्यू करा था। तो 183 चेस तो नहीं हुआ, लेकिन चेसिंग टीम ने भी 183 बनाया। सॉल्ट के अलावा टीम डेविड जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी समय से मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इनको इतना हाई अप्रेजल क्यों नहीं मिल रहा। इतने खतरनाक हिटर हैं, बॉलिंग भी करा लेते हैं, खतरनाक फील्डर भी हैं, लेकिन उस तरह से इनको हाई अप्रेजल अभी तक नहीं मिल रहा है, और मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ऑस्ट्रेलियन टीम में भी इनको मौका नहीं दिया जाता है। बहुत ही खतरनाक T20 प्लेयर लगते हैं मेरे को पर्सनली, बहुत ही बढ़िया हिटर लगते हैं मेरे को। बाकी लिविंगस्टोन का परफॉर्मेंस थे, पेसर्स का ही आपको यहाँ पर अपर हैंड दिख जाएगा। यॉर्कशायर चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन 183 तो वही एवरेज जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर बन गया। वुड के अलावा ग्लीसन और पार्किंसन के एक एक करके विकेट। ठीक है, करंट स्कोर में से वुड, ग्लीसन, सॉल्ट, डेविड, ये 4 आपको प्लेयर्स दिख जाते हैं। अगला मैच फिर से वही स्कोर बनाया लैंकाशायर ने 183, फिर से सॉल्ट, लिविंगस्टोन और डेविड। लिविंगस्टोन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा क्रॉफ्ट, इस नाम को थोड़ा गौर से देखना, अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न में और कुछ परफॉर्मेंसेस इनके भी हैं। बाकी वुड का परफॉर्मेंस है, पेसर्स का अपर हैंड। वॉशर ने चेस तो नहीं किया, लेकिन 171 उन्होंने ही बना दिया था, और एक टाइम पे ये मैच जीत सकती थी वॉशर, बॉल से कम रन थे, ऐसा कुछ सीन था। लेकिन उसके बाद ग्लीसन का ये स्पेल आया जहाँ पर उन्होंने पूरा कमर तोड़ दिया और 5 विकेट उन्होंने निकाला। बाकी वुड और पार्किंसन यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली है। पेसर्स ही आपको दिख रहे हैं, बाकी पार्किंसन के एक विकेट है, और अभी तक 170 प्लस का ही एवरेज टोटल दिख रहा है। बैटिंग फर्स्ट टीम ने कंसिस्टेंटली बनाया है,
आई थिंक सेकंड टीम एक बार चेस कर पाई है, एक बार ड्रॉ हुआ है और एक बार चेस नहीं कर पाई है। अगला मैच, इस बार रन्स और ज़्यादा बन गए और यहाँ पे मेरे ख्याल से खेले नहीं होंगे शायद सॉल्ट या फिर जो भी हो। जेनिस का स्कोर था, लिविंगस्टोन तो थे ही जो कि अच्छे रिकॉर्ड होल्ड भी करते हैं। बाकी डेविड कंसिस्टेंट है, विलास और क्रॉफ्ट के भी यहाँ पर कुछ कुछ स्कोर्स हैं, पेसर्स का अपर है। डर्विशर चेज नहीं कर पाई, लेकिन नोटिस करो रन्स कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। वुड, हार्टली, लिविंगस्टन, इनकी एक एक करके विकेट, वुड का 2 विकेट था वैसे, ऑफकोर्स कोई इफेक्ट तो आया नहीं होगा, 200 रन खा लिए थे आपने। तो बॉलिंग अभी तक अच्छा नहीं कर पा रही है लैंकाशायर की टीम, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैटिंग लेकिन सही हो रहा है, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भले ही आए नहीं आए, लेकिन एज ए टीम मतलब काफ़ी नीचे तक बैटिंग है। आप कंसीडर कर सकते हैं सॉल्ट और जेनिंग्स ओपनिंग पे आ रहे हैं, उसके बाद समझ लो क्रॉफ्ट हैं, डेविड हैं, विलास हैं, नीचे से वुड भी हिटिंग कर लेते हैं, जब लिविंगस्टोन थे तो वो भी थे। तो अच्छा खासा बैटिंग अभी तक चल रहा है, लेकिन बॉलिंग को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। अगला मैच ये हुआ था नॉर्थम्प्टनशायर के अगेंस्ट में, यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर आप कहेंगे 153 और यहाँ पर तो इतने रन्स बन ही रहे हैं, तो ये रन तो चेज होना था ही, लेकिन थोड़ा मशक्कत यहाँ पर करना पड़ा। हालांकि ये कुछ बॉलर्स थे जहाँ पर आपको सभी के खाते में एक एक करके विकेट दिख जाते हैं, उतना कुछ इफेक्टिव कोई नहीं थे। सॉल्ट के और से डेविड कंसिस्टेंट हैं और विलास यहाँ पर आए हैं, इनके अभी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेज आए हैं। विलास का नाम भी आपको दिख जाता होगा पहले मैचेस में, मतलब सीजन के पहले मैचेस में जब लिविंगस्टोन वगैरह खेल रहे थे तब उनको ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा था। अभी जब ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, बीच में सॉल्ट भी नहीं थे तब विलास को ढंग से मौके मिले, उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस भी करा। जेनिंग्स भी नहीं खेल रहे थे जब, तो तब की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से वही चीज़ नोटिस करो, 168 फिर से चेज हो गया। ग्लीसन के अलावा हार्टली और वेल्स नए एडिशन हैं और मैट पार्किंसन के जगह पर ये अभी लेग स्पिन का जो है दारोमदार संभाल रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं। पिछले सीजन में ससेक्स से इन्होंने साइन किया था और वहाँ पे भी जो रॉयल लंदन कप हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, लेकिन अपने पोटेंशियल के हिसाब से अभी तक वो नहीं कर पाए हैं कुछ खास। कुछ मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस ज़रूर है, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहला मैच खेला था, मेरे ख्याल से 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। लैंकाशायर ने फिर से चेस कर लिया। देखो किसी एक प्लेयर का बहुत बड़ा टोटल नहीं है, सबके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, सॉल्ट हैं, विलास हैं, वेल्स हैं, पेसर्स का अपर हैंड, और फिर से यहाँ पे जो 170 के नीचे जो टारगेट आप दे रहे हो वो चेज हो रहा है, जैसे तैसे करके हो, लेकिन चेज हो रहा है। तो ये मामला है। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं कि 180 के ऊपर अभी तक चेज नहीं हुआ है, लेकिन उसके नीचे टोटल चेज हुए हैं और रन्स यहाँ पे मोर देन एवरेज तो है ही, हाई स्कोर्स भी आप उम्मीद रख सकते हैं। 200 के पार भी स्कोर कहे हैं एक बार, 200 के पार मैं उम्मीद नहीं रख रहा, यहाँ पर उतना रन जनरली नहीं बनता है, लेकिन 180 के आसपास तो आप कंसिडर कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं कि लैंकाशायर एज ए टीम बैटिंग काफ़ी अच्छा कर रही है। हो सकता है किसी एक प्लेयर का आपको 50-60 स्कोर शायद नहीं देखने मिले, लेकिन सभी मिलके 20-30 करके कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं और वो चीज़ काफ़ी हद तक इनके लिए काम पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग की बात करें तो लैंकाशायर ऐसे बॉलिंग साइड उतना अच्छा अभी तक हमें नहीं दिखा है। एक मैच में मेरे ख्याल से ग्लीसन ने 5 विकेट निकाला हुआ था, इसके अलावा 1-2 करके कभी कभार किसी के हैं, हार्टली के कभी हैं, वुड के कभी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव कुछ बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये है चीज़ें ग्राउंड के बारे में, और तो कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। हेड टू हेड की एक ही मैच था जो मैंने आपको दिखा दिया, वो भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है और ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें ये रही। अभी हम आते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उम्मीद आप रख सकते हैं। दोनों ही टीमों ने स्क्वाड्स जो है अनाउंस नहीं करे हैं। लैंकाशायर की तरफ से लास्ट मैच में मैट पार्किंसन खेले थे, ऑफकोर्स वो खेलने वाले हैं नहीं, तो पता नहीं कौन खेलेंगे, उनके जगह पे देखना पड़ेगा। बाकी ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है जब आपको सॉल्ट और जेनिंग्स ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद क्रॉफ्ट, विलास, डेविड, वेल्स, ल्यूक वुड, डैनी लैम, रिचर्ड क्लीसन, हार्टली। नंबर 11 पर जब मैट पार्किंसन नहीं खेल रहे थे तो टॉम बेली खेल रहे थे। अभी रिसेंटली विल विलियम्स को भी टीम ने साइन करा हुआ है, हालांकि चांसेस कम है कि वो नॉकआउट स्टेज में खेलने आ पाए, क्योंकि विल विलियम्स को एज ए लोकल प्लेयर साइन किया है, मतलब वो अभी से फॉरेन प्लेयर के तौर पे काउंट नहीं होंगे। अगर आपको नहीं पता विल विलियम्स कौन है तो न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट अगर आप फॉलो करते होंगे पता होगा कि कैंटरबरी की टीम में वो खेलते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, तो उनको साइन करा हुआ है और उन्होंने एक मेरे ख्याल से काउंटी मैच भी खेल के रखा हुआ है। लेकिन पता नहीं अभी ये लास्ट प्लेयर कौन होंगे, ये आपको लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो ये प्लेइंग 11 हो सकता है। इनमें से देखिए, जैसे कि आपने देखा कि एक आध प्लेयर का कोई उस तरह से नहीं है, सभी ने कंट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं। अभी फिल सॉल्ट आपके लिए कीपर सेक्शन में आ जाते हैं। कीपर सेक्शन में आज के मैच में आपके लिए बहुत ट्रबल होने वाला है, ठीक है। फिल सॉल्ट है, मेरे ख्याल से पेपर भी कीपर सेक्शन में होंगे, रॉसिंगटन है, डेन विलास है, तो 4 कीपर हैं और चारों ही लेने लायक प्लेयर हैं आज के मैच में कीपर सेक्शन से।
ठीक है। तो अभी अगर आपको सिलेक्शंस करने पड़े तो आप क्या करेंगे? देखिए फिल सॉल्ट के स्कोर्स हैं, डेन विलास के भी स्कोर्स हैं, लेकिन वही आपको चांस लेना पड़ेगा कि कोई कीपर फेल हो, मैं वो नहीं कह रहा। आपको देखना ये पड़ेगा कि कौन सा कीपर क्लचेस में रन बना रहा है और उनके जगह पे आप जिन प्लेयर को छोड़ना चाहते हैं वो आपके लिए कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। ठीक है, मैं टीम बनाने के टाइम पे दिखा देता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए सॉल्ट हमारे कॉन्सिडरेशन में है। जेनिंग्स खास कुछ नहीं कर पा रहे हैं रिसेंट कुछ मैचेस में, थोड़ा सा स्ट्रगल कर ही रहे हैं और जनरली इनके उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं रहे हैं T20 में, अगर मैं सही बताऊँ तो। मतलब हर सीजन में ही मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, पहले कुछ मैचेस में वो अच्छा करते हैं कंसिस्टेंटली, उसके बाद थोड़े से शांत पड़ जाते हैं और अभी भी वही चीज़ चल रहा है। क्रॉफ्ट ठीक ठाक कर रहे हैं और इस सीजन में अच्छे फॉर्म पर भी दिख रहे हैं और अभी तो ऊपर भी आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स डिपेंडेबल प्लेयर हैं और इस ग्राउंड पे आप हमेशा इनको कंसिडर करना चाहते हैं। डेन विलास प्रॉब्लम होगा इनको लेने में, कीपर सेक्शन में रह गए तो देखना पड़ेगा। T20 मस्ट हैव है, आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। ल्यूक वेल्स एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेग स्पिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आता है और लेग स्पिनर्स को आप इस ग्राउंड पर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। बाकी बैटिंग हैंड भी निहायत ही बुरा नहीं है इनका। बाकी नीचे अगर हम आए तो ग्लीसन के अलावा और कोई भी बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है। हार्टली को आप शायद देखना चाहेंगे स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में, बाकी मुझे उतना कुछ खास अभी तक बॉलिंग दिखा नहीं है लैंकाशायर की तरफ से। तो जिन प्लेयर्स को हम कंसीडर करना चाहेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ग्लीसन और शायद हार्डली, इन सातों के आसपास हम जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कीपर सेक्शन से प्लेयर हम नहीं ले पाए, किसी और प्लेयर को लेना पड़े, ऐसा कुछ हो तो वहाँ पर हम वुड को देखना चाहेंगे। डैनी लैम का रोल मुझे समझ नहीं आ रहा। पिछले सीजनों में होता था कि 2-3 ओवर उनको डेथ में दिए जाते थे, अभी तो ढंग से बॉलिंग तो दूर की बात, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। बैटिंग कभी कभार मिल जाता है 2-3 बॉल खेलने को, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभार डेथ में बॉलिंग दी भी जाती है, कभी कभार नहीं दी जाती है, तो इनका कुछ वो नहीं है, गारंटेड नहीं है, इसीलिए स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी ये हमारे 7-8 प्लेयर के शॉर्ट लिस्ट हैं। बाकी कीपर सेक्शन का अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इसकी तरफ से रोसिंगटन और रॉबिन दास ओपनिंग कर रहे हैं। रॉबिन दास मुझे कुछ खास दिखा नहीं है, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा पोटेंशियल मुझे फिरोज खुशी में दिख रहा था। रॉबिन दास ने भले ही लास्ट मैच में अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन सही बता रहा हूँ मुझे कुछ खास नहीं दिखा है। मतलब जिस तरह से एक प्लेयर 2-3 शॉट्स लगाने के बाद ऐसे हवा में बॉल उछाल देता है, मुझे खास कुछ इंप्रेसिव नहीं लगा है। बाकी ऑफकोर्स यंग है, सीखेंगे, पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे लगता नहीं कि आप कहीं भी इनको स्मॉल लीग में मैनेज कर पाएंगे। रॉसिंगटन का क्या रहा है, मैंने डे 1 से बता के रखा हुआ है कि रॉसिंगटन एक ऐसे प्लेयर हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक गेम को बदलने के लिए, और ये हमेशा ही हर सीज़न में कभी ना कभी 2-3 मैचेस लगातार ऐसे खेल के जाएंगे कि उसके पहले तक उनको कोई लेते नहीं है, ठीक है। और जैसे ही वो ऐसे मैचेस खेलते जाएंगे उसके बाद उनको कोई ड्रॉप नहीं करता है, और जैसे ही उनको कोई ड्रॉप नहीं करने का वो फेज़ आ जाएगा, उनके परफॉर्मेंसेस फिर से वही पे आ जाते हैं। मतलब लेस देन एवरेज या ग्राफ नीचे चला जाना, ऐसा चीज़ें होता है। और ये चीज़ मतलब ना सिर्फ वाइटलिटी ब्लास्ट में बल्कि लॉन्गर फॉर्मेट में भी मैंने देखा है, 100 में भी मैंने देखा है, ये चीज़ वो करते हैं। आप अगर उनके परफॉर्मेंस नोटिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ऐसी चीज़ें ये करते हैं, ठीक है। हर सीजन में ही 2-3 मैच लगातार रन बनाएंगे, उसके पहले भी शांत, उसके बाद भी शांत। अभी 2 मैचेस लगातार वो रन बना चुके हैं, ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अभी देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करते हैं। हालांकि लैंकाशायर की बॉलिंग उतनी अच्छी हुई भी नहीं है और यहाँ पे हम रनों की उम्मीद भी कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। पेपर ठीक ठाक कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने में। पहले 7-8-10 गेंद अगर सही से लग जाए इनका तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। डैन लॉरेंस आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, लास्ट मैच में मोमेंटम भी वो गेन कर चुके हैं, बॉलिंग भी करा सकते हैं। पॉल वाल्टर धमाकेदार फॉर्म पे चल रहे हैं, मतलब इस सीज़न में इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में प्लेयर ऑफ द मंथ भी हुए हैं, तो छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं। बाकी देखिए फेल हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स किसी के भी नहीं है, तो उसी हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। डैनियल सैम्स कुछ भी उस तरह से खास नहीं किया है, हालांकि बॉलिंग पे उन्होंने विकेट्स निकाले हुए हैं, लेकिन जितना नाम है उतना काम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको रख के चलना पड़ेगा। परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। उसके बाद टॉम वेस्ली, साइमन हार्मर, आरन बियर्ड, सैम कुक, बेन एलिसन, इनमें से जो प्लेयर्स आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। रॉसिंगटन कीपर सेक्शन में एक ऐसे प्लेयर है, इनको छोड़ना भी रिस्की है और ना छोड़ना भी। अगर आप मतलब समझ लीजिए आपने नहीं छोड़ा, आपने ले लिया और आपने देखा कि आपके ओपोनेंट्स में कोई ना कोई, अगर आप 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही कि छोड़ दिया होगा रॉसिंगटन को। अगर वो फेल हो गए तो उनको ऑलरेडी एडवांटेज आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कीपर लेने के चक्कर में आपका टीम का जो स्ट्रक्चर बिगड़ा वो तो क्या ही, एक प्लेयर फ्लॉप हुआ वो भी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। माइकल पेपर देखना पड़ेगा, अगर बैटिंग सेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली हम कंसीडर कर सकते हैं। लॉरेंस वाल्टर हमारे टीम में होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली सैम्स भी हो जाएंगे। हार्मर को मैं छोड़ने का सजेशन तो नहीं देता हूँ, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जब सीजन का एंड हो रहा हो, पिचेस थोड़ा सा चेंज होने लगे, तो वैसी सिचुएशन में हार्मर बहुत डेंजरस हो जाते हैं। बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो
तो देखते हैं आगे। और बॉलरों में से मैं पहले तो बोलूँगा आरन बीएड का नाम। सैम कुक आप देख सकते हैं, लेकिन सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली लेना है, बॉलिंग सेकंड में अगर आप चाहो तो चांस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 और आरन बीएड 7, सैम कुक 8वें प्लेयर। अगर आपको देखना तो इन 7 में से 5 या 6 प्लेयर्स हम लेंगे। बॉलिंग की मैं अगर फिजिकली बात करूं तो एसएस का भी उतना कुछ खास हुआ नहीं है। लास्ट मैच में ग्लैमरगन ने दम निकाल दिया था इनका, तो देखना पड़ेगा आगे क्या करते हैं। तो दोनों ही टीमों की बॉलिंग को लेकर थोड़ा बहुत वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एसएस के पास मुझे ज़्यादा दिख रहा है देन लैंकाशायर की बॉलिंग। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो डेविड और सॉल्ट के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद जेनिंग्स, क्रॉफ्ट, इनको लोग टीम में लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कैप्टन मैक्सवेल कोई बनाने वाला है, क्योंकि उस तरह से क्लचेस वाला परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है लैंकाशायर किसी प्लेयर से। आप उस तरह से जेन्युइन ऑलराउंडर किसी को नहीं कह सकते इनकी टीम में कि नहीं ये नंबर 3-4 तक बैटिंग भी आ जाएंगे, 4 ओवर की बॉलिंग भी पक्का करेंगे, ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से नहीं है। शायद आप वेल्स का नाम बोलेंगे, वेल्स का भी कोई गारंटी नहीं है कि 4 ओवर की बॉलिंग कराएंगे। उसके बाद आप डेविड का भी नाम कह सकते हैं, गारंटी नहीं है कि ये बॉलिंग भी कराएंगे या नहीं, अगर कराते भी 4 ओवर की कोई गारंटी नहीं है। तो वही मतलब ऐसे ही सीन्स हैं। बाकी विलास, वेल्स, ग्लीसन बॉलिंग से एक ही नाम है। एसएस की तरफ से सैम्स और लॉरेंस, उसके बाद हार्मर को भी लोग यहाँ पे ले सकते हैं। पेपर, रॉसिंगटन, कीपर जो है दोनों ही मतलब पेपर थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखते हैं मुझे। रॉसिंगटन थोड़े से हिट और मिस है, लेकिन अगर हिट हो जाते हैं तो अकेले ही हिट करवा सकते हैं आपको। और सैम कुक बॉलरों में से। अभी ध्यान से बात सुनो मेरी, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, काफ़ी टफ होने वाला है यहाँ पे टीम का सिलेक्शन करना। प्लेयर सिलेक्ट करना टफ नहीं होने वाला है, टफ होने वाला है कि आप टीम का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे। देखो 3 बैट्समैन, 3 कीपर, 3 बॉलर, ये तो आप छोड़ नहीं सकते। ऑलराउंडर में एक तो कम से कम ऑलराउंडर लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया लेने वाली है डैनियल सैम्स को, कैप्टन भी काफ़ी लोग बनाने वाले हैं, लेके चलो, दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्मर मैं ड्रॉप करने का सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन ल्यूक वेस्ट भी मैं छोड़ रहा हूँ कि चलो कोई लोग शायद नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद कीपर सेक्शन में ये चारों ही लेने लायक प्लेयर हैं। जनता क्या कर रही है, जनता पहले तो लेगी फिल सॉल्ट को, ओपनिंग भी करेंगे, कीपिंग भी करेंगे। अभी अगर मैं मेरे क्राइटेरिया की बात करूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरा सोच यह ही है कि लैंकाशायर के जो बैट्समैन हैं वो मुझे उतना क्लचेस में पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं रनों की अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लैंकाशायर की जो बॉलिंग है मुझे थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है कंपेयर टू एसएस की बॉलिंग। तो ये एक पॉइंट है, अगर मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि शायद अगर मैं सॉल्ट को छोड़ता हूँ या फिर किसी को छोड़ता हूँ तो 40 से 50 के भीतर पॉइंट कहीं नहीं गए। लेकिन मेरा टीम काम पे तब आ जाएगा अगर वो 40-50 के भीतर रह गया तो, क्योंकि 40-50 पॉइंट कवर करना किसी ऑलराउंडर के लिए, अगर वो गलती से भी एक विकेट भी निकाल लेते हैं तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बताना चाहता हूँ। तो ये एक सीन है। अगर आप यहाँ पे मतलब लैंकाशायर के बैट्समैनों के ऊपर थोड़ा वो करते हो, इसी रीज़न की वजह से मैंने क्रॉफ्ट को यहाँ पर इनिशियली नहीं लिया है। नहीं तो क्रॉफ्ट को मैं लेना चाहता था, लेकिन मैंने कंसीडर किया है कि 22-25 रन मतलब 30-35 पॉइंट वो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मेरे 3 ऑलराउंडर्स की वजह से। अभी अगर ये ऑलराउंडर्स कुछ नहीं कर पाए तो अलग बात है, लेकिन इनके पास ईजियर पॉइंट्स आ सकते हैं स्कोर करने के, क्योंकि साइमन हर्मर 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे। ल्यूक वेस भी चलो सेकंड मेन स्पिनर होने वाले हैं, ठीक है। बैटिंग भी मोस्ट प्रोबेबली आनी चाहिए इनके पास। तो ल्यूक वेस में फिर भी छोड़ देता हूँ कि चलो शायद लोग नहीं ले। तो अगर आप ल्यूक वेस नहीं लेना चाहते, आप फिल सॉल्ट को यहाँ पर ले लो। 4 लैंकाशायर के प्लेयर्स हो गए, पेपर, रॉसिंगटन, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर डेन विलास मेरे लिए ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है इनका सिलेक्शन। अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, जो एक हेड टू हेड मैच हमें दिख रहा है वहाँ पे भी इनके रन्स हैं। रिसेंटली जितने मैचेस में मौके मिले उन्होंने अच्छा करा है, ठीक है। तो ये एक सीन है जो आप देख सकते हो। सॉल्ट के जगह पर डेन विलास को आप ले सकते हो। रॉसिंगटन मुझे भरोसा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ें हैं कि ये हमेशा ही 2-3 मैचेस में क्लचेस में रन बनाते हैं, और ये अगर बनाने चालू कर देते हैं तो काफ़ी लंबा खींच सकते हैं। एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये कि लैंकाशायर की बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है अभी तक, भले ही वो मैचेस जीते हो, वो अपनी बैटिंग की वजह से जीते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये रॉसिंगटन और फिल सॉल्ट के जगह पे आप विलास को ले सकते हो। रॉसिंगटन के जगह पर आप यहाँ पे किसी और को ले सकते हो, क्रॉफ्ट को ले सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बॉलिंग पे मैंने हार्टली और ग्लीसन को ले रखा है, जो दोनों थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं। सैम कुक का ऑप्शन यहाँ पे बनता है। बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रही है एसेक्स, डेफिनेटली उनको लेना। बॉलिंग सेकंड में अगर आप चाहो चांस ले सकते हो। तो आप समझ सकते हो काफ़ी सिलेक्शंस हैं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है कि हम किसी चीज़ को लेकर सोच सकें ये वो। रॉसिंगटन जब वो नॉर्थम्प्टनशायर के होकर खेलते थे उतना कुछ खास तो उनका रिकॉर्ड था नहीं, कहीं भी उनके रिकॉर्ड्स कुछ खास होते नहीं हैं। तो ये एक चीज़ है। बाकी अभी तो टीम बदल गया है, ग्राउंड बदल गए हैं, तो चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, अगर आप थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो,
ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टीम डेविड के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, ये बैटिंग बेहतर कर रहे हैं और बॉलिंग भी हो सकता है इनको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको सेफ जाना है, कोई ज़्यादा सोचने समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो डैनियल सैम्स और यहाँ से पॉल वॉल्टर या डैन लॉर्ड में, जैसे पॉल वॉल्टर कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं इनको, इनका नाम उतना बड़ा नहीं है इसीलिए, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इनकी हिटिंग बहुत ही खतरनाक दिख रही है। तो बिल्कुल ऐसा है। बाकी देखिए फेल बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है कि हर मैच में चलेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं। मैं अगर इनमें से बताऊं तो यहाँ से टीम डेविड और पॉल वॉल्टर दोनों कमाल के हिटर दिख रहे हैं अभी तक। पॉल वॉल्टर हमेशा ही मेरे पसंदीदा प्लेयर रहे हैं, उनको उस तरह से मौके नहीं मिलते थे, अभी मौका भी मिल रहा है और उसका परफॉर्मेंस भी इनका आ रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।